और अब खबरें विस्तार से। डोडा से जम्मू जा रही एक यात्री बस जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग उधमपुर पर सेल सलान के पास टायर फटने से सड़क पर फिसल गई, जिसमें 6 यात्री घायल हुए। घायलों को जिला अस्पताल उधमपुर में भर्ती करा दिया गया है। उधमपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा है कि घायलों की हालत अभी स्थिर है। ऐसी सैर करने आया था तो ये बस जो है वो डोडा की तरफ से जम्मू की तरफ जा रही थी, तो ये बस का टायर फटने के अचानक इसने एक ट्यूब से दूसरी ट्यूब की तरफ इसने गाड़ी रोकी, तो ये गाड़ी नीचे जाके लगी। तो इसमें कोई सारे पैसेंजर बैठे थे, मैक्सिमम 5-6 जो हैं उसमें जख्मी हैं, बाकी सारे सेफ हैं। बानीपुरा के सुंबल सोनावारी में जेहलम नदी से एक शव बरामद किया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ लोगों ने नदी में एक शव को तैरते हुए देखा, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को बरामद किया। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। मृतक व्यक्ति की पहचान 46 वर्षीय अब्दुल कयूम निवासी खाग बदगाम के रूप में हुई है। सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाए जाने के उपराज्यपाल प्रशासन के आदेश पर कार्रवाई करते हुए सुरनकोट तहसील में एंटी इंक्रोचमेंट अभियान चलाया गया। नायब तहसीलदार सुरनकोट मोहम्मद अफजल की अगुवाई में सरकारी जमीनों से कब्जे हटाए गए, जिस दौरान गांव पोठा में सरकारी जमीन पर बने एक निजी स्कूल दस्तगीर एकेडमी की इमारत को भी सील किया गया, जबकि स्कूल के बाहर बने शौचालयों को तोड़ा गया। इस अभियान के दौरान 7 कनाल जमीन पर से अवैध कब्जा हटाया गया। इम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं, तो उसी सिलसिले में एक प्राइवेट स्कूल था, उसको अपने कब्जे में लेके जो है उसको सील किया है। और उसके अलावा जो हमारे पास तकरीबन 6 से 7 कनाल जो अराजी है, जो मेन अराजी है यहाँ पे लोगों के कब्जे में थी, उनको हमने अपने कब्जे में लिया है। इसके अलावा भी जिस कदर भी जो इंक्रोचमेंट पाई जाएगी उसको हम वक्तन जो है वो हटाएंगे। ऑलरेडी हमने नोटिस दिया था 7 दिन के अंदर, तो कुछ लोगों ने जो है वो अपना कब्जा जो है खुद ही हटाना शुरू किया है और अपना ताकि वो नुकसान से। कुलगाम जिले में भी सरकारी जमीन खाली करवाने पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जिले में कई जगहों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई और तोड़फोड़ की घटना हुई। इस मौके पर विभाग ने कई लोगों के खिलाफ नोटिस भी जारी किया। जिला डोडा में रेहड़ी पटरी वालों ने डीसी कार्यालय के सामने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। इन रेहड़ी पटरी वालों का कहना है कि नए बस स्टैंड डोडा में बनने जा रहे मल्टी स्टोरी पार्किंग प्रोजेक्ट से इन रेहड़ी वेंडरों का कारोबार प्रभावित होगा। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि बहुमंजिला पार्किंग प्रोजेक्ट कहीं और शिफ्ट किया जाना चाहिए, ताकि यहां जितने भी वेंडर हैं उनके कारोबार पर कोई असर ना पड़े। बाद में उन्होंने डीसी डोडा से मुलाकात की। डीसी ने आश्वासन दिया कि जो विक्रेता कानूनी हैं उनके लिए व्यवसाय के लिए दूसरी जगह मिलेगी, ताकि वो उस स्थान पर अपना कारोबार जारी रख सकें। सुनने में आया कि न्यू बस स्टैंड डोडा में मल्टी पार्किंग बनने जा रही है। इस बस स्टैंड में कम से कम 1000 लोग काम करते हैं, दुकानदार हैं उसमें, होटल वाले, रेहड़ी वाले, फड़ी वाले, गाड़ी वाले भी। सुनने में आया कि इसमें काम लगने जा रहा है, मगर हम लोग उनको जब वहाँ से भगाया जाएगा तो हम इस पहले से ही बेरोज़गारी है, बहुत बेरोज़गारी, और हमें म्यूनसिपल कमेटी और हमने लोन भी निकाले हुए, किसी का 10,000, किसी का 50,000, किसी का 50 लाख भी है। आप खुद सोचिए कि अगर हमें वहाँ से हमारा रोज़गार छीन लिया जाए तो हम कहाँ जाएं सर। देखिए, अपील हमारी गवर्नमेंट से यही है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही है कि बहुत सी सारी ज़मीनें यहाँ पे पड़ी हुई है, जहाँ पे मल्टी पार्किंग का काम करना है उन्हें, तो वहाँ पे कर सकते हैं। अब खाली बस स्टैंड ही थोड़ी इनको दिख रहा है कि मल्टी पार्किंग का काम बस स्टैंड में करना है। बहुत सारी जगह हैं इर्द गिर्द में, वहाँ पे लगा करें मल्टी पार्किंग का काम। हम थोड़ी बोलते हैं कि मल्टी पार्किंग नहीं बननी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप यही रहेगा, हम रेगुलरली करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, गुहार लगाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन से और एलजी इंतज़ामिया से कि इतने गरीब परिवारों का जो रोज़गार छीना जा रहा है इसको ध्यान में रखा जाए। उसके बाद जो भी करना है डेवलपमेंट करें, यहाँ मल्टी पार्किंग बनाएं, बहुत सारी पार्किंगें हों, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन इतने लोगों को इतने बेरोज़गार करके कोई डेवलपमेंट हो तो उस डेवलपमेंट का हम क्या करेंगे? नौजवान को चाहिए रोज़गार भी साथ में, फिर डेवलपमेंट भी काम आएगा।
बडगाम के संजयपुरा इलाके में स्थानीय लोगों ने सुविधाओं की कमी को लेकर विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर यहां की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि क्षेत्र में जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश और बर्फ का पानी जमा हो जाता है, जिससे लोगों का सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है। एसडीएम चाडूरा ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि जल्द ही लोगों को सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। यहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो रही है। आप सिंपली यहाँ से देख सकते हैं, जो रोड है यहाँ पे बिल्कुल ड्रेनेज नहीं है, पानी काफ़ी भरा है। रोड के उस पर मस्जिद है, स्कूलें हैं और भी बाकी लोग रहते हैं जिनके लिए मुश्किलात होता है यहाँ से निकलना। हमको प्रॉब्लम है, यहाँ पर बहुत पानी भरा हुआ है, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इस रोड को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। न्यूज़ 18 के हम शुक्रगुजार है, आप यहाँ तक पहुँचे। इससे पहले हमने बहुत उन्होंने बोला ये गांव कहाँ पे है, हमने इसको गूगल पे भी नहीं मिलता है हमें। हम अब गवर्नमेंट से चाहते हैं कि इस गांव की तरफ नजर दे और यहाँ की जो मुश्किलात है उनको पूरी से जल्दी पूरा करे, ताकि लोग भी चैन से सो पाए। जहाँ जीना भी मुश्किल, सोना भी मुश्किल। आपने जो ये कहा है संजीपुरा एरिया में, श्योरली आप सही कह रहे हैं कि वहाँ कुछ मुश्किलात हैं। तो 4.5 करोड़ का जो इनका है प्रोजेक्ट रोड्स का, वो नाबार्ड में सैंक्शन हो चुका है एंड होपफुली उसके टेंडर्स जो है शॉर्टली उसमें इजरा हो जाएंगे। और मुझे लगता है विद जो विंटर्स का थोड़ा वो जो इसमें से हम निकल पाएंगे, तो उसके बाद इंशाल्लाह वहाँ पे जो है रोड स्ट्रक्चर का भी काम अच्छा खासा होगा, बिकॉज 4.5 करोड़ इज अ गुड सम। पीएचई डेली वेजेस ने आज जम्मू के डोगरा चौक में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। पिछले काफी समय से रेगुलराइजेशन और मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे पीएचई डेली वेजेस ने रोड ब्लॉक किया, जिसके बाद पुलिस द्वारा उन्हें हिरासत में लिया गया और ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया। एक बार फिर से पीएचई डेली वेजेस आज सड़कों पर हैं। इस समय हम जम्मू में डोगरा चौक में मौजूद हैं, जहां पर कंपनी बाग जो पीएचई का ऑफिस है वहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो पीएचई डेली वेजेस हैं वो यहां पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। रोड ब्लॉक की हुई है और साफ तौर पर मांग कर रहे हैं कि रेगुलेशन की जो पॉलिसी है वो जल्द से जल्द बनाई जा सके। करीबन 22,000 से ज़्यादा पीएचई डेली वेजेस पिछले लंबे समय से धरने प्रदर्शन पर हैं और पिछले 7 महीने की अगर हम बात करें तो तब से लगातार ये प्रदर्शन जो है वो इन्होंने जारी रखा हुआ है। लॉन्ग टर्म स्ट्राइक जो है वो जारी रखी हुई है और उसी बीच आज एक जोरदार प्रदर्शन कर ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रेगुलेशन पॉलिसी जो है वो लाई जाए। और साथ ही साथ जो डेली वेजेस की मांग है जम्मू कश्मीर में कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उसे जम्मू कश्मीर में लागू किया जाए यूटी बनने के बाद, और वो मांग जो है आज एक बार फिर से दोहराने के लिए आप देख सकते हैं किस तरह से तस्वीरों में ये जो भारी मात्रा में लोग हैं वो सारे यहाँ पर जो है वो खड़े हुए हैं और पुलिस जो है इन्हें यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है ताकि जल्द से जल्द ये लोग जो है वो हटें और जल्द से जल्द जो है इस रोड को बहाल किया जाए, क्योंकि लाखों हजारों की तादाद में गाड़ियां रोज निकलती हैं। इसीलिए ये मांग जो है इनकी की जा रही है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैनेजर। ओल्ड टाउन बारामुल्ला में हाल ही में आग की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए नगरपालिका परिषद बारामुल्ला के समन्वय में अग्निशमन विभाग और आपातकालीन सेवा ओल्ड टाउन बारामुल्ला में एक मिनी फायर सर्विस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में आगजनी की घटनाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। एमसी बारामुल्ला ने काकर हमाम क्षेत्र के पास जगह प्रदान की है, जहां 2 से 3 दमकल वाहनों के साथ एक फायर स्टेशन स्थापित किया जाएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए नगर परिषद अध्यक्ष तौसीफ रैना ने कहा कि ये पुराने शहर के लोगों की मांग थी और आज पूरी हुई। ओल्ड टाउन में खास तौर पे कुछ टाइम से काफ़ी आग के हादसे हुए हैं और जिसमें मैं अप्रिशिएट भी करता हूं जो हमारे फायर सर्विस डिपार्टमेंट जो है बारामुल्ला का। अब इनको आने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है और आपको पता है कि ओल्ड टाउन में जो हमारे यहाँ पे जो घर तामीर हुआ है वो एक के साथ है और खुदा न खास्ता किसी एक घर को आग लगती है तो ये पूरी फैल जाती है। तो तब से हम इस कोशिश में थे कि ये जो एक कम से कम 2 गाड़ियाँ हम यहीं पे रखें फायर सर्विस की, और हमारे साथ आज़ाद साहब भी हैं और इनकी भी कोशिश थी। तो हमने मिलजुल के आज हम कोशिश करें कि टेम्परेरी हम यहाँ पे 1-2 गाड़ियाँ रखें जब तक हम इसको परमानेंट स्ट्रक्चर बनाएं। और ओल्ड टाउन के लोगों की भी ये डिमांड थी कि यहाँ पे छोटा एक फायर स्टेशन होना चाहिए फुली। तो इंशाल्लाह ताला हम आने वाले टाइम में बिल्कुल कोशिश करेंगे यहाँ पे एक छोटा मोटा फायर स्टेशन पूरा सेटअप हो और जहाँ पे हमारे जो लोग हैं फायर सर्विस के जो मुलाजमीन हैं वो भी अच्छे से रहें ताकि इनको भी कोई।
आगे बढ़ेंगे। सूर्य रथ सप्तमी के पावन दिन मातंड कश्मीर के निवासियों ने मातंड सूर्य भवन जम्मू में महायज्ञ किया। ये दिन हर साल तपस्या और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस महासूर्य यज्ञ में राजस्थान के महंत स्वामी रुद्रनाथ महाराज अपने मठ के साधुओं के साथ शामिल हुए। इस शुभ दिन पर पूरी रात वेदों का पाठ किया जाता है और मानवता की शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है। आने वाले समय में भविष्य में जो भविष्य का भारत है, जिस नए भारत के निर्माण की बात चल रही है, तो हमें लगता है कि उस निर्माण में सर्वप्रथम आज एक सूर्य उदित हो रहा है, एक नया मार्तंड जन्म ले रहा है। और वो मार्तंड ऐसा होगा कि जो हमारा प्राचीन गौरवशाली भारतीय सनातन संस्कृति का इतिहास है, वो इतिहास नहीं रहेगा। वर्तमान में वो पुनः नव पल्लवित होगा, नव युग का आरंभ है। ये आज का ये महायज्ञ एक नव युग का आरंभ है, नव भारत का आरंभ है आज से। क्योंकि हिंदुस्तान में दो ही जगह सूर्य मंदिर है, एक उड़ीसा कुरुनानकर में और एक मार्तंड में। स्वयंभू ये 13वें सूर्य ने जन्म लिया है, जो कश्यप ऋषि की 13वीं संतान है। तो इसी को सूर्य भगवान 13वां सूर्य कहते हैं। मार्तंड संस्कृत में सूर्य को कहते हैं। आज उनका जन्मदिन है, आज ये मार्तंड भी बनाते हैं। और 90 के बाद हम ये यहाँ पर पलोड़ा में, सूर्य भवन पलोड़ा में मार्तंड तीर्थ ट्रस्ट ये हर साल मनाता है। मैं सारे विश्व को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि यहाँ सारे विश्व में अमन अमान हो, खासकर हमारे जम्मू कश्मीर में अमन अमान हो। जो ये त्रासदी है आज 90 के बाद हुई है, ये समाप्त हो जाए। सब लोग हम चाहते हैं, जो कश्मीरी पंडित है वो खासकर चाहते हैं कि हम अपने घरों को वापस जाए। इष्ट देव, यह सूर्य भगवान सुन दो, अमिस जन्म दो। यह हर वेरी प्राचीन काल पे मनावन अम दो हवन करान। वन भगवान सुबह शामन मंगान, भगवान दीन सुख शांति कुल हंद प्रजाए जगतस। भगवान थवन सारे वार वत थवन सुबह शामन यह भगवती मे अमिस सूर्य देवस करान विनती करान सुबह शामन अमिस भगवानस। इसलिए समित आमत यूर सारी समित करन प्रार्थना श्री भगवान कुन सारे दि सदबुद्धि तथा तिहदी। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। हस्तशिल्प विभाग पुलवामा ने कारीगरों के लिए एक दिवसीय मेले का आयोजन किया। टाउन हॉल पुलवामा में आयोजित इस मेले में पुलवामा के विभिन्न क्षेत्रों के कारीगरों ने भाग लिया। इस अवसर पर कारीगरों द्वारा बनाई गई वस्तुओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई। कारीगरों ने अपनी समस्याओं से अधिकारियों को भी अवगत कराया, जिसका समाधान कराने का आश्वासन भी दिया गया। आप डिपार्टमेंट की बहुत ही कोशिश है कि हर जगह हम एग्जीबिशंस करते हैं। नेशनल लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, डिवीजन लेवल पे भी हमारी एग्जीबिशंस होती है। कंटिन्यूसली हम इनको जगह देते हैं, वहाँ स्टॉल्स देते हैं, ताकि अपनी इन इन्वेंटरीज को क्लियर कर देंगे। पास एग्जीबिशंस है थ्रू आउट द कंट्री चल रहे हैं, थ्रू आउट द ईयर चल रहे हैं। आप उनमें ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या ई कॉमर्स पे भी डिपार्टमेंट उस पर इस वक्त काम कर रहा है। ई कॉमर्स पे भी आ सकते हैं, तो उसमें कोई मार्केटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से भी हमारे ऑफिशियल आए थे, उन्होंने भी इनको ये कहीं दहानी दिलाई है। उप जिला त्राल की लेनोवो राष्ट्रीय खेल अकादमी से 2 खिलाड़ियों का चयन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए किया गया है। इन दोनों खिलाड़ियों के चयन पर लोगों ने खुशी जाहिर की है। गौरतलब हो कि त्राल में पिछले कई सालों से बच्चों में खेलकूद का चलन बढ़ रहा है, जो अच्छी बात है। मैं त्राल में पहली लड़की हूं जो इंटरनेशनल के लिए सिलेक्ट हुई हूं, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और मैं अपने माँ बाप और अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाहती हूं कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। खुशी हो रही है, और मुझे मेरे पेरेंट्स को भी बहुत खुशी हो रही है। मैं अपने इलाके का नाम रोशन करूंगा, और मैं फेरोज सर और पेरेंट्स का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारी टीम ने इन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, मेहनत की, उसकी वजह से हमारे बच्चे आज पहली बार कंट्री रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले हम स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंपटीशंस में पार्टिसिपेट करते थे। आज पहली बार हमारे बच्चे 7th एशियन चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह जहाँ तक तरबियत का सवाल है, वहाँ से भी इंशाल्लाह जीत के आएंगे। हम आज इनके लिए अलग से ट्रेनिंग सेशन रखा हुआ है, 3 से 4 घंटे का ट्रेनिंग सेशन रखा हुआ है काफ़ी दिनों से। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वहाँ से भी अपने न सिर्फ त्राल या जम्मू कश्मीर का, पूरी कंट्री का नाम रोशन करेंगे।
बीएमओ बिश्ना डॉक्टर शमीम चौधरी के निर्देश के अनुसार चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजीव भगत व उनकी टीम द्वारा बुढ़ापा पेंशन उम्र जांच के लिए अन्य मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में टीम को कागजात के निरीक्षण कर जांच करने के निर्देश दिए गए। ओल्ड एज पेंशन के लिए लोगों को दर बदर होना पड़ रहा था। कैंप में कम से कम 500 से अधिक लोगों ने उम्र संबंधी जाँच रिपोर्ट बनवाई। अर्निया में एक स्पेशल कैंप लगाया गया है, क्योंकि सीनियर सिटीजन को देखते हुए हम चाहते हैं कि सीनियर सिटीजन को कोई भी प्रॉब्लम ना आ जाए। इसके मद्देनजर रखते हुए हमारे बीएमओ साहब ने हमें एक स्पेशल ऑर्डर दिया है कि वो सैटरडे को कैंप लगाएं। उसके मद्देनजर रखते ही आज इधर हमारा कैंप लगाया गया और जिस हिसाब से रश बढ़ रहा है तो हम आगे भी ये कैंप लगाते रहेंगे। ये एक दिवस के लिए जो है नहीं, अभी तक आज का दिन है, लेकिन अगर रश ज्यादा बढ़ जाता है तो इसको आगे भी बढ़ा देंगे। आज पीएचसी अर्निया में ब्लॉक विश्ना के अंदर हमने ओल्ड एज पेंशन सर्टिफिकेट के लिए ये कैंप अरेंज किया है, जिसमें बीएमओ विश्ना डॉक्टर शमीम की बड़ी अच्छी पहल थी और उन्होंने विश्ना से पूरी टीम भेजी है डॉक्टर्स की यहाँ पे, ताकि जो लोग यहाँ से विश्ना जा रहे थे सर्टिफिकेट के लिए उनको ये सुविधा उनके डोर स्टेप पे ही हम अवेलेबल करवा रहे हैं। और अगर आप रश देख रहे हो, आज अप्रोक्सीमेटली मोर देन 800 फॉर्म्स जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट जो बन रहे हैं और ये सर की बड़ी अच्छी पहल है और आगे भी जरूरत के अनुसार ऐसे कैंप हम करते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। ब्लॉक आरएसपुरा के गांव चकवाला में जल शक्ति मिशन अभियान के तहत ट्यूबवेल लगाने का कार्य शुरू करवाया गया है, जिस पर कुल 3 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। इस मौके पर डीडीसी प्रोफेसर गारू राम भगत ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लोगों को पीने के लिए साफ जल मुहैया करवाने के मकसद से ट्यूबवेल स्थापित किए जा रहे हैं। पानी घर घर तक पहुँचे, तो उसी स्कीम को लेकर यहाँ एरिया में काफ़ी जो ट्यूबवेल हैं वो लगाए जा रहे हैं। तो बाकी भी जो डेवलपमेंट के काम है इस एरिया में वो काफ़ी प्राथमिकता से यहाँ करवाए जाए हैं, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, बिजली के काम हो या और भी जितने भी डेवलपमेंट के काम हैं उनको बड़ी अच्छे ढंग से यहाँ लोगों को पूरी सुख सुविधा मिले, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि बॉर्डर एरिया को देखा जाए, बॉर्डर एरिया में अच्छी डेवलपमेंट हो ताकि लोगों को पूरी सुख सुविधा जो है वो मिल पाए और लोग जो है वो खुशहाल हों। किसानों को ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की खेती की ओर आकर्षित करने के लिए कृषि विभाग के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण विभाग ने गांधरबल के वाकुरा ब्लॉक में 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कृषि विज्ञान केंद्र स्क्वास्ट के वैज्ञानिक और जिला कृषि अधिकारियों ने जैविक सब्जी की खेती के लाभों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर वक्ताओं ने वर्मी कंपोस्टिंग को अपनाने, ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर्स की स्थापना और जैविक खेती के माध्यम से इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पर जोर दिया। एविडेंस का कम लोग हॉर्टिकल्चर तरफ एग्रीकल्चर तरफ दो दिमागस में एविडेंस बेदार ग हुशार ग आज ब्रो अगर 30 वरी निमो ये पाई कत क्या बेसिकली जो रुझान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा, वो कह रहे हैं कि हम शिफ्ट करना चाहिए फ्रॉम जो ट्रेडिशनल हम फार्मिंग करते हैं जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करते हैं, जिससे हमारा जो ये ज़मीन है उसकी हालत बहुत बिगड़ गई है। उसको ज़मीन को रिवाइव करने के लिए और हमारे एनवायरनमेंट को रिवाइव करने के लिए हमें इस टाइम स्ट्रेस है ऑर्गेनिक फार्मिंग पे। चिल्ले कलां के आखिरी दिनों में सेना ने कुपवाड़ा के लोगों के लिए हथियारों की प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षा बलों की ताकत को दिखाना था। इस प्रदर्शनी में सेना और नागरिक प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान आर्टिलरी गन, एडवांस तकनीक वाले राडार, लड़ाकू हथियार, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट फ्लैट, ब्रिजिंग क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया। नाजरीन, आज कुपवाड़ा जिले में पहली बार फौज की जानिब से बड़े और छोटे हथियारों की नुमाइश की गई और यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो बड़े बड़े हथियार यहाँ पर है, इनकी आज पहली बार जो है कुपवाड़ा जिले में इस तरह की नुमाइश हुई और लोगों की एक बड़ी तादाद ने इन्हें देखा, इन्हें परखने की कोशिश की और लोगों को और बच्चों को इन्हें दिखाने की कोशिश की। यहाँ पर जो ऑफिसर्स थे उन्होंने पहली बार जो है इन्हें ये दिखाया कि ये सामान किस लिए है, ये वार कितना करता है, जब दुश्मन सामने होता है तो दुश्मन के साथ जब लड़ाई करनी होती है तो उस वक्त ये कितना सूदमंद साबित हो सकता है। जो ये गन जो यहाँ पर इन्होंने, ये इसे सिंपल एक गन कहते हैं। तो हमारे साथ
एक ऑफिसर है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये गन क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आप बताइए। ये क्या है यहाँ पर? जो ये यहाँ पे आर्टिलरी गन है। ये इस गन को हम यहाँ पे सोल्टम गन बोलते हैं। ये 130 mm गन से अब गन किया हुआ है। इसका ओरिजिन है वो इजराइल है। अच्छा, ये इजराइल से आया है। तो जब दुश्मन के साथ लड़ाई होती है तो ये गन उस वक्त लड़ाई में यूज होते हैं? हाँ, ये लड़ाई में यूज होता है और हमने इसको यूज किया भी है। कितना डिस्टेंस से मार करता है ये? यहाँ पे 47 किलोमीटर तक मार करता है। 47 किलोमीटर से मार करता है। आज तक आपने कभी ये इस्तेमाल में नहीं लाया है? अभी यहाँ पर अभी यहाँ आने के बाद में हम 2020 में यहाँ पे अगस्त में इस्तेमाल लेकर आए थे। 2020 में? हाँ, मतलब एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, वैसे इस्तेमाल नहीं लेकर आए। सर, ये इंडियन आर्टिलरी का एक बेसिक गन है। इस गन का नाम है 105 mm इंडियन फील्ड गन। सर, इस गन क्या 17 किलोमीटर तक फायर कर सकता है मीन सी लेवल पे। जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ जाता है तो उसका रेंज भी बढ़ जाए। तो इस लोकेशन के हिसाब से ये 19 किलोमीटर फायर कर सकता है। और ये गन बहुत लो एंगल और हाई एंगल फायर कर सकता है। और इस गन का वजन है 3400 kg। सबसे पहले हम भारतीय सेना का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि मुझे लगता है कि हिस्ट्री में डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की बात करेंगे, यहीं के रहने वाले हैं, कि पहली बार छोटे और बड़े आला दर्जे के जो हथियार हैं, जो वेपन है, उनकी यहाँ पर नुमाइश भारतीय सेना के द्वारा की गई। इसके लिए हम जो यहाँ के GOC मेजर जनरल अभिजीत भंडारकर साहब हैं, कमांडर TK पंत साहब हैं, स्पेशली 41 RR के जो हमारे CON कर्नल नावल गट्टी साहब और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ये पहली बार कुपवाड़ा में इतनी बड़ी नुमाइश करवाई। तो हम कोशिश करेंगे हमारे नौजवानों से कि आज आपकी नुमाइश हुई पहली बार, क्या कहेंगे इसके बारे में? सर, हमें तो ऐसा लगा कि हम आज तक अंधेरे में थे सर, तो इससे जो हमारे नौजवान हैं सर, इनका जो जज्बा है और ज़्यादा बढ़ेगा। यहाँ पे हमने बहुत ऑटोमेटिक की जो हथियार हैं, NSG के हैं, बहुत सारे हथियार हमने देखे, नमाज देखी यहाँ पे। इससे हमारा जो यूथ है इसको एक जज्बा मिलेगा इंडियन आर्मी में जाने के लिए, NDA करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने ऐसा कुछ देखा कि जिससे हम इतने खुश हैं कि कहने की बात नहीं है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस मशीनरी के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। ये सर 105 पब्लिक 37 mm LFG है, लाइट फील्ड गन। ये इंडियन मेड है। ये 1971 में इसका फर्स्ट मैन्युफैक्चर हुआ था। जो 1971 वार हुआ था उसमें इन्हें फर्स्टली पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद इसने 1999 कारगिल में भी इसने पार्टिसिपेट किया था। हाई एंगल फायर के लिए बहुत बेस्ट गन है और ये लाइट होने की वजह से इसको हेली भी तो चेकअप करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते। तो इस तरह से यही बात सामने आई कि कोशिश आज यही थी कि यहाँ के जो नौजवान हैं उन्हें आर्मी में यानी कि फौज में जाने के लिए जो उन्हें रागिब किया जाए, उस तरीके से आज यहाँ पर इस तरह की जानकारी और यहाँ पर ये नुमाइश की गई ताकि यहाँ के नौजवान भी फौज में जाने की आह भर सकें। नेटवर्क 18 के लिए याहिया सुल्तान। नावे से ताल्लुक रखने वाले ओएनिंद आमोद नामी गैर मुल्की स्कीयर जो गुलमर्ग के कंगडूरी में स्कीइंग के दौरान ट्रैक से भटक गए थे, इन्हें काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। पर्यटक के भटकने की जानकारी मिलते ही गुलमर्ग स्कीयर पेट्रोलिंग टीम और महकमे सयाहत, जम्मू कश्मीर पुलिस और केबल कार ने गुलमर्ग एडवेंचर एकेडमी के इश्तराक से स्कीयर को द्रंग और खर नाला के बीच से ढूंढना शुरू किया और आखिरकार इन्हें कामयाबी मिल गई। नॉर्वे के ये स्कीयर गुलमर्ग के कंगडूरी से स्कीइंग कर रहे थे, इसी दौरान वो रास्ता भटक गए। रेस्क्यू टीम ने कई फीट बर्फ में तलाशी कार्रवाई शुरू की और बिलाखिर काफ़ी मेहनत के बाद इन्हें बाजियाब किया गया। स्कीयर ने रेस्क्यू टीम का इस मौके पर शुक्रिया अदा किया। सीआरपीएफ के डीआईजी डीपी उपाध्याय ने अनंतनाग में 5 योग्य परिवार की महिलाओं को सिलाई मशीन प्रदान की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कश्मीरी लोगों की भलाई के लिए सीआरपीएफ लगातार काम कर रही है। उनका कहना है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ये कार्यक्रम काफी कारगर साबित हो रहा है। सीआरपीएफ ने भारत सरकार की ओर से ये मददगार स्कीम चलाई है और उनकी स्किल्स डेवलपमेंट के लिए और वो कुछ पैसे कमा सकें, अपने पैरों पे खड़े हो सकें, मजबूत हो सकें, इसके लिए 5 फैमिलीज़ को, 5 परिवारों को सिलाई मशीन सरकार की ओर से और सीआरपीएफ की ओर से मददगार स्कीम के तहत दी गई है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और यूटी की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।